हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है किस चीज की भैया, जो यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है एनी बोर्ड जो कि आपका हिंदी मीडियम का है, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के करा रही हूं, जहां पे हम डेली 10 क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग मिनिमम 10 करेंगे, मैक्स तो कितना ही हो सकता है, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आवृतबीजीय पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर व मादा युग्मकोभिद का विकास होता है। मादा नर और मादा युग्मकोभिद का विकास होता है। तो कई बार आपके पास पुष्प भी आ जाता है नामांकित करने के लिए कि ये पुष्प है, इसको नामांकित कीजिए। तो किसी भी तरीके से आपके पास सवाल आ सकता है। तो भैया आपके पास अगर बात करो नर की, नर युग्मकोभिद की बात करो, और आप मादा युग्मकों की भिद की बात करो, तो नर में आपके पास आ जाता है क्या, नर के अंदर आपके पास आती है एक ही चीज, दैट इज कॉल्ड स्टेमन। क्या बोलते हैं उसको हम? स्टेमन बोलते हैं भैया, स्टेमन। या फिर आप कह सकते हो पुंकेसर। क्या कह सकते हो? पुंकेसर। और मादा के अंदर क्या हो जाएगा? स्त्री केसर, स्त्री केसर। ठीक है भाई। तो यहां पे अगर आप देखो, यहां पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो आंसर है वो पूरा वेल एक्सप्लेन है कि भाई एक आवृतबीजी जो पादप होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं। वो एक रूपांतरित प्रो होता है और उसके अंदर आपका बाह्य दलपुंज, पुंमंग और जायांग होता है। बाह्य दलपुंज जो हरे रंग का होता है और ये आपका सुरक्षा के लिए होता है। दलपुंज जो होता है ये रंगीन होता है और ये हमारा किस चीज के लिए है भैया? ये हमारा है कीटों को आकर्षित करने के लिए। पुंमंग जो है जहां पे पुंकेसर यानी कि हमारा स्टेमन का निर्माण होता है। जायांग जहां पे आपका अंडप यानी आपके स्त्री केसर का, जहां से मादा जनन चक्र चलता है, वो चीज यहाँ पे हमारी होगी, राइट। आगे हमारे पास है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। क्या अंतर है ये आपको बताना है। इस घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है। दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। तो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, लघु बीजाणुधानी की, लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी। देखो लघु बीजाणुधानी जो होती है ये नर के संदर्भ में हम कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी हम मादा के संदर्भ में कहते हैं। हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो पुंकेसर होता है वहां पे दो चीज होती है, पराग कोश और तंतु। पराग कोश को अगर मैं काट दूं तो वहां पे 4 लघु बीजाणुधानी आपको मिलेंगी, जिसके चारों तरफ 4 परतें होती हैं। सबसे बाहर आपकी एपिडर्मिस, फिर आपकी एपिस्थीलियम आएगी, फिर मध्य परत आएगी, फिर टैपेटम आएगी। टैपेटम नरिशमेंट देगी, पोषण देगी। बाकी सारों के काम क्या है? बाकी सभी प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए है। वहीं पे अगर तुम गुरु बीजाणुधानी की बात करो, सॉरी लघु बीजाणु में कुछ रह गया ना, लघु बीजाणुधानी में टैपेटम के अंदर कुछ मात्र कोशिकाएं होती हैं जो कि अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बना देंगी? आपके पोलन बना लेंगी, परागकण बना देंगी, आपका लघु बीजाणु बना देगी। वहीं पे गुरु बीजाणु जो होता है, गुरु बीजाणु आपका होएगा कैसा? गुरु बीजाणु के अंदर जहां पे 2 आपके आवरण होते हैं, बीच में बीजांडकाय है, बीजांडकाय के कुछ कोशिकाएं आपकी मात्र कोशिकाओं के जैसे कार्य करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन करेंगी और आपके पास क्या बना देगी? गुरु बीजाणु बना देगी। गुरु बीजाणु फिर आपका भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ा भी चुकी हूं और अब हम पढ़ भी चुके हैं। अगर आपको ये सारी कहानी मालूम है तो आप बड़े ही आसानी से बता देंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। लघु बीजाणुधानी जो हमारी है वह बाह्य त्वचा, मध्य परत और टैपेटम से घिरी रहती है, ठीक है। बल्कि गुरु बीजाणु में यहाँ पे बाह्य और अंत्य अध्यावरण होते हैं। परागकण मात्र कोशिकाओं से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि पराग कोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं, राइट। वहीं पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं जो अंडाशय से विकसित होते हैं। सूक्ष्म गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक परागकणों का निर्माण होता है। वहीं पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। पराग कोश के सफूटन पर परागकण विमुक्त होते हैं, परागकण नर युग्मकोभिद बनाते हैं। वहीं पे गुरु बीजाणु में भ्रूण कोश का निर्माण होता है जो मादा युग्मकोभिद बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भैया। ये हमारे क्या थे इन दोनों के बीच में, घटनाओं के बीच में अंतर। अगला है निम्नलिखित शब्दावली को सही क्रम में लगाइए। सही क्रम में लगानी है। परागकण, बीजाणुजनन, उत्तक, लघु बीजाणु चतुष्क, पराग मात्र कोशिका और नर युग्मक। इनको कैसे लगाना है? क्रम में लगाना। कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, इस तरीके से हमको इनको व्यवस्थित करना है इनके क्रम के आधार पे। ठीक है जी।
चलिए देखिए, अगर मैं इनको लगाऊं तो सबसे पहले आपके आएंगे बीजाणु उत्तक, बीजाणुजन उत्तक से पराग मात्र कोशिका, लघु बीजाणु चतुष्क, पराग कण और नर युग्मक, और नर युग्मक। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखिए, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट और साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 नहीं 19, ये आपका 2019 में आया था क्या? पेपर हुए थे तुम्हारे 19 में? नहीं हुए मेरे ख्याल से, नहीं हुए, या हो गए थे शायद से 19 में हो गए थे, 19 में, 18 में, 21, 22 और 23 में भी आ चुका है। ठीक है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका हर साल आता है, मतलब ये मान लो ये तो आएगा ही आएगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रारूपी आवृत बीज बीजांड कैसा होगा हमारा। सबसे पहले हमारे पास बीजांड काय होंगे, ऊपर 2 आवरण होंगे, ये हमारे अध्यावरण होंगे। उसके बाद इस अध्यावरण से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे निभागीय सिरा, यानी अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश कहाँ है, इस बीजांड काय में। इसके ऊपर आपकी क्या है, 2 अंत्य और बाह्य आवरण है। इस तरफ आपका क्या है, फ्यूनिकल है। यहाँ पे आपका निभाग सिरा है, यहाँ पे आपका बीजांड द्वार है। जहां पे जुड़ा हुआ है ये वाला क्षेत्र आपका हीलियम है। तो ये तो आपको ऐसे कैसे याद करना है, इसके अंदर कोई डरने की या घबराने की बात नहीं है। अगर किसी बच्चे को याद नहीं होता है तो देखिए कैसे हमको करना है कि ये बीजांड काय है, ये क्या है, बीजांड काय। ठीक है, ये बीजांड काय में एक आवरण, ये दूसरा आवरण, ठीक है, ये इस तरीके से यहां पे चीजें। अब देखो यहाँ पे ये हमारा बीजांड काय है, इसके अंदर भ्रूणपोष बनेगा, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, बीजांड काय, अंत्य आवरण, बाह्य आवरण, ये बीजांड द्वार, ये निभागीय सिरा, ये फ्यूनिकल और ये वाला हिस्सा हीलियम। सीधी सी बात, ऐसे बनाना कोई 2 मिनट का काम है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे देखिए, आगे क्या है कि आप मादा युग्मकों भिद के एक बीजाणु विकास से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं बताइए, क्या समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करती हूं गुरु बीजाणु की, गुरु बीजाणु यानी महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे चतुष्क बनता है। जैसे आपके पास लघु बीजाणु थे, वहां पे लघु बीजाणुओं का चतुष्क बन रहा था, वो चतुष्क यहाँ पे भी बनता है, परंतु उसमें से 3 कोशिकाएं खत्म नष्ट हो जाती हैं, 1 कोशिका कार्यशील रहती है। जो कोशिका कार्यशील रहती है वो आपके किस में परिवर्तित हो जाती है भैया, भ्रूण कोश में। किस में परिवर्तित हो जाती है, भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाती है। भ्रूण कोश के अंदर वो आपकी क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी। 7 कोशिका 8 केंद्र की स्थिति में चली जाएगी, जहां पे आपके पास 1 अंडा, 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिवशांत कोशिकाएं, एक बीच में आपका मध्य कोशिका जिसके अंदर 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपको मिलेंगी, 2 ध्रुवीय केंद्रक आपको मिलेंगे। यानी गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बने गुरु बीजाणु चतुष्क में से 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल 1 गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है जो मादा युग्मकोभिद का विकास करता है। गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 समसूत्री द्वारा 8 केंद्रक बनाता है, प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं। भ्रूण कोश के बीजांड द्वारा ध्रुव पर स्थित चारों केंद्रक में से 3 केंद्रक कोशिकाएं अंड उपकरण बनाते हैं, जबकि निभागीय सिरे की ओर जो कोशिकाएं 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक एंटीपोडल कोशिकाएं बनाते हैं। 2 ध्रुवों से आए एक केंद्रक केंद्रीय कोशिकाओं में संयोजन द्वारा ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। चूंकि मादा युग्मकोभिद सिर्फ 1 ही गुरु बीजाणु से विकसित होता है, तो अतः इसमें से 1 गुरु बीजाणु विकास कहते हैं। इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे हमारे पास है कि एक स्पष्ट साफ सुथरा चित्र के द्वारा मादा युग्मकोभिद का 7 कोश के 8 केंद्र के प्रकृति की व्याख्या करनी है। तो ये हमारा क्या है भैया, 7 कोश के 8 केंद्र के, ऊपर 3 प्रतिव्यासांत, जहां प्रतिव्यासांत होती है यहाँ पे निभाग हिस्सा होता है, याद रखना। इधर हमारा अंड उपकरण ये वाला बीजांड द्वार की तरफ होता है, 2 सहायक कोशिकाएं, उनके ऊपर लगा हुआ तंतु रूप समुच्चय, पीछे की तरफ एक अंडा, ये बीच में 2 ध्रुवीय कोशिकाएं और ये आपकी केंद्रक कोशिकाएं हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखो। अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया, व्याख्या आप कर देंगे कि आपके पौधों के मादा युग्मकों में 7 कोश के 8 केंद्रक होते हैं, जिनका परिवर्धन के समय क्रियाशील गुरु बीजाणु प्रथम केंद्र के विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाएंगे, दोनों के अंदर फिर से विभाजन होगा, 4 केंद्रक बनेंगे, फिर से विभाजन होगा, 4 बनेंगे, 8 हो जाएंगे। उन 8 में से आपके पास जो निचला है, निचले की तरफ यानी बीजांड द्वार की तरफ जाएंगी, अंड उपकरण चला जाएगा, ऊपर निबाक की तरफ जाएंगे, प्रतिव्यशान चली जाएंगी। बीच में जो 2 केंद्रक होंगे वो आपके कौन से आ जाएंगे, बीच के 2 केंद्रक आपके ध्रुवीय कोशिकाओं के रूप में आ जाएंगे। राइट, आगे देखो, उन्मेल परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है, क्या अनुमीलीय पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है, तो बताइए। देखो उन्मील और अनुमील क्या है, आपके पास ऐसे पुष्प जिसके अंदर परागकोश और वर्तिकाग्र अनावृत रहते हैं, वे पुष्प जो कैसे हैं आपके अनावृत रहेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, उन्मीलीय कहते हैं, जैसे वॉइला, ओक्सैलिस, है ना। और दूसरा तरीके का पुष्प आता है अनुमील। अनुमील में जहां पर परागण नहीं होता, अनुमीलीय पुष्प अनावृत नहीं होते, इसमें पर परागण संभव नहीं होता, इस प्रकार के पुष्पों से परागकोश और वर्तिकाग्र पास पास स्थित होते हैं, परागकोश के सफूटन होने पर परागण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण करते हैं, अनुमीलीय पुष्प जो भी है। इसने ये कहा है, सीधी भाषा में समझा रही हूं, उन्मीलीय जो है, उन्मीलीय कभी भी खुलते नहीं है, सॉरी उल्टा बोल दिया। उन्मीलीय जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, तने की तरफ होते हैं, खुले रहते हैं, पर परागण करते हैं। अनुमीलीय जो होते हैं वो जड़ों की तरफ होते हैं, हमेशा बंद रहेंगे, और वो अगर हमेशा बंद रहेंगे तो उनके बीच में हमेशा स्वपरागण होगा, पर परागण नहीं होगा। ठीक है, ऐसे केस में जब आप स्वपरागण कर रहे हो तो आपका मादा और नर वाला भाग पास पास स्थित होगा, तभी आप स्वपरागण कर पाएंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, स्वपरागण कर पाएंगे। आगे देखिए, पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति को विवरण दे। 2 कार्यनीति का क्या करे भाई, विवरण दे। तो पहली बात तो आपकी स्वबद्धता और दूसरी है आपका भिन्न काल पक्वता। अच्छा, स्वबद्धता क्या होती है, स्वबद्धता यानी कि आपने कभी देखा है आपके घरों में कभी भी ऐसा होता है कि खुद के घरों में भाई बहन की शादी नहीं होती है ना, तो वो होती है स्वबद्धता, यानी आपके पास जो पुष्प है वो एक ही फूल में कभी भी वो अपने ही फूल की मादा को कभी निषेचित नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं स्वबद्धता। एग्जाम्पल के लिए मालवा का जो पुष्प होता है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आता है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता होती है कि भैया हमारे पास यहाँ पे अलग अलग समय पे नर और मादा बड़े होते हैं, जिस समय पे नर बड़ा होगा परिपक्व होगा वहां पे मादा नहीं होगी, जब मादा होगी तो नर नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, भिन्न काल पक्वता, जहां पे हमारा स्वपरागण हो नहीं पाता क्योंकि नर और मादा जनांग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए, त्रिसंलयन क्या है, यह कहां और कैसे संपन्न होता है, त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। तो त्रिसंलयन क्या है, त्रिसंलयन क्या है, त्रिसंलयन की अगर मैं बात करती हूं तो त्रिसंलयन यानी कि 3 चीजें संलयित हो रही है। क्या 3 चीजें, आपके पास एक नर युग्मक है, 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं, आपस में तीनों 3 चीज संलयित हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं क्या, त्रिसंलयन। इसको हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। और जब त्रिसंलयन होता है तो भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है जो कि आगे जाके भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। ठीक है, तो पराग नलिका से मुक्त 2 नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है, दूसरा नर केंद्रक भ्रूणकोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से संयोजन करता है। द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से ही होते हैं। नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूणकोश में होती है। इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक और नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका 11वां क्वेश्चन है। वैसे तो हमको 10 करने थे पर आपके लिए मैं 11 करा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। परागकण भित्ति रचना में टैपेटम की भूमिका व्याख्या कीजिए। देखो यहाँ पे तो परागकण के अंदर टैपेटम की भूमिका मांगी है, बट कई बार ये संरचना के लिए आ जाता है, तो आपको याद रखना है सबसे बाह्य अंतर त्वचा, अंतस्थीयम, फिर मध्य परत, लघु बीजाणु मात्र कोशिका और फिर सबसे अंदर आपकी टैपेटम, सबसे अंदर आपकी टैपेटम। राइट, अब यहाँ पे आपके पास क्या है भैया,
क्या है भूमिका, क्या है टैपेटम की, कि भैया उसको ये क्या देगी, पनिशमेंट कह रही हूँ, पोषण देगी। क्या देगी? पोषण प्रदान करेगी। बाह्य 3 परतें जो होती है वो संरक्षण का कार्य करेगी, पर टैपेटम परत जो है कोशिकाओं को विकासशील परागकणों को क्या देगी? पोषण प्रदान करेगी। क्या करेगी? पोषण प्रदान करेगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। और किसी भी बच्चे को कुछ भी खरीदना है, आपको कोई मॉक टेस्ट बुक या कोई कोर्स खरीदना है, तो आपके पास एक कोड आता है Y697S। आप ये कोड लगाएंगे और इस कोड से आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इससे मिलेगा और आपको अडर 24/7 से मिल जाएगा। कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको यही लगाना है, कोई कुछ कहे पर आप यही लगाएंगे। ठीक है, तो आज की हम क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। अब हम मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चनों के साथ अगली क्लास में।